हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद DS राजपूत में। और ये मैंने जो चैनल बनाया है ये नया बनाया है और ये स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है, ठीक है ना। वो जो मेरा दूसरा चैनल है हाई स्पीड क्लासेस वो भी चल रहा है, अब वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो जाएगा और ये वाला चैनल आपका हो जाएगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है ना। स्पेशली टॉपिक आपके वही रहेंगे, फिजिक्स रहेगी आपकी। और फिजिक्स जो है ना मैं आपको यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड एंड नीट और IIT जी मेंस लेवल की मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। यहाँ पे एकदम अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ओके, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपन टॉप तक चलेंगे। आज का जो लेक्चर है वो एकदम बेसिक होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होगी और आप ऐसे समझो कि बिल्कुल बहुत ही इजी है। आप ये ना सोचें कि आज का जो लेक्चर है वो नीट में और IIT जी मेंस में तो काम ही नहीं आएगा। अरे काम नहीं आएगा तो क्या हुआ, लेकिन आपको बेसिक तो आनी चाहिए ना, तो बेसिक आपको आनी चाहिए, इसीलिए अपन एकदम स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युत की। सबसे पहली यूनिट क्या है? स्थिर वैद्युत की, ठीक है ना। सबसे पहली यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युत की, ठीक है ना। अब इसमें देखो स्थिर वैद्युत की होती क्या है। ये विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। ये वो विज्ञान की शाखा होती है, ठीक है ना। और 12th स्टैंडर्ड में आपको पता है कि सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट क्या आपका? आवेश। बेसिक पॉइंट आपका आवेश। ये जो आवेश शब्द है इसी से 12th फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। 1-2 यूनिट बचती हैं, मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसके अलावा आपको मोस्टली चैप्टर में आपको ये मिलेगा आपका आवेश। तो ये जो स्थिर वैद्युत की है इसमें आपके 4 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है आपका गाउस की प्रमेय, और तीसरा चैप्टर आपका विद्युत विभव, और चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारिता। ओके, तो पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स थोड़ी सी कठिन होती है, उसका रीजन भी ये है कि हम यहाँ ऐसी चीज के बारे में पढ़ते हैं जो हमने कभी देखी नहीं है। जैसे कि आवेश है, आवेश की कहीं भी अगर बात चले तो आप समझ जाना कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। जिन चीजों पे आवेश होता है हम उनकी बात कर रहे हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, हमने कभी नहीं देखे फिर भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इमेजिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश, ओके। और यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या होती है? ये विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम रुके हुए आवेशों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक सबसे पहले अपन बात करते हैं आवेश की, ठीक है ना। कोई भी भौतिक राशि हो, पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो सदिश है या अदिश है, उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है। 3 बेसिक चीजें हैं। वो राशि कैसी है तो सबसे पहले मैं बता ही देता हूँ। जो आवेश है वो आपकी अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या है आपका? इसका मात्रक है कूलाम, ठीक है ना। और इसकी विमा होती है आपकी 80 कैसे आई अभी मैं उसको भी बताऊंगा। तो आवेश किसी वस्तु का नाम नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आवेश किसी वस्तु का नाम नहीं है। आवेश जो है आवेश किसी वस्तु का नाम नहीं है। आवेश जो है वस्तु का गुण है। आवेश क्या है? वस्तु का गुण है। और उस गुण की वजह से जो वस्तु होती है वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करती है, ठीक है ना। अगर आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो आवेश को पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है। अगर वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो या तो अनुभव कर लेगा या खुद भी उत्पन्न करता है। समझ गए ना? खुद भी उत्पन्न करता है। तो आवेश जो है ना
वो अदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलाम होता है और इसकी विमा होती है आपकी 80। 80 कैसे आई समझो, 10th स्टैंडर्ड में आपने I बराबर Q/T ये सूत्र पढ़ा होगा, I बराबर Q/T। अगर हम यहाँ देखो I है धारा, Q है आवेश और T है समय। अगर हम यहाँ क्रॉस गुणा कर देंगे ना तो Q बराबर निकलता है IT। Q बराबर क्या निकलता है IT। अब I धारा है और धारा की विमा होती है A और T समय की विमा होती है T, तो Q की विमा क्या हो जाएगी आपकी 80 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ओके, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तीन प्रकार के नहीं, उदासीन कोई आवेश नहीं होता, ठीक है ना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। अब धनात्मक आवेश जो है ना वो ऐसे अपन शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर लेंगे पॉजिटिव, और ऋणात्मक आवेश को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे निगेटिव। अब इसमें देखो होता क्या है कि जो प्लस प्लस है और जो माइनस माइनस है इनमें होती है दुश्मनी। इनमें क्या होती है दुश्मनी। दुश्मनी मतलब ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, जैसे ये आमने सामने आते हैं तो लड़ने लगते हैं। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, समझ गए ना। और प्लस माइनस हो तो ये एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। इनके बीच क्या होगा आकर्षण होगा। अब आप रट लो इनको, प्लस प्लस माइनस माइनस में प्रतिकर्षण और प्लस माइनस में आकर्षण, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये जो है ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समझ गए ना। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। अब यहां देखो आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है कूलम होता है, ध्यान से सुनना। आवेश का क्या SI मात्रक कूलम। अब यहां लिखना चाहो लिख सकते हैं अपन, आवेश का SI मात्रक क्या होगा कूलम होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, ठीक है ना। और CGS मात्रक होते हैं इसके दो, एक होता है स्टेट कूलम, एक क्या होता है स्टेट कूलम और एक होता है एब कूलम, ठीक है ना। स्टेट कूलम को अपन शॉर्ट में ESU से दर्शाते हैं। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इसको दर्शाते हैं EMU से। EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके, अब यहां देखो इनके रिलेशंस क्या होते हैं। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, एक कूलम में कितने एब कूलम होते हैं, तो यहां मैं आपको बता देता हूं। एक कूलम जो है ना, कूलम को शॉर्ट में किससे दर्शाते हैं कैपिटल C से। कूलम को शॉर्ट में कैपिटल C से दर्शाते हैं। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁸, सॉरी ये तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, 3 × 10⁹ ESU। आई थिंक ये वैल्यू सही होगी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, एक कूलम जो है ना 1/10 EMU होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं आवेश क्या है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों ने ले ली। अब इसके जो गुण हैं, गुण बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताने वाला हूं कि कोई भी वस्तु है ना, अगर उसको आप आवेशित करना चाहते हो ना तो उसका जिम्मेदार कौन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन तो नाभिक में रहते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु से निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नाभिक को तोड़ नहीं पाएंगे अपन नॉर्मल एनर्जी देके, तो प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बेसिक चीज जो है ना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, या फिर अपन ऐसे कहें कि हम पढ़ रहे हैं आवेश और
दुनिया का सबसे छोटा आवेश क्या होता है? तो दुनिया का सबसे छोटा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो दुनिया का सबसे छोटा आवेश होता है, ठीक है ना। तो E की जो वैल्यू होती है ना, मॉड ऑफ E, ये होता है प्लस माइनस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। ओके, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान, तो ये होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। ओहो, देखो तो भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg। इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन अगर आपको ये मिल जाए ना, आप उठा नहीं सकते। उठा सकते हो क्या? उठा सकते हैं, इतना बड़ा थोड़ी, ये माइनस में है पावर। पावर किस में है? माइनस में। बहुत छोटी क्वांटिटी, बहुत बड़ी, बहुत छोटी राशि है ये, ठीक है ना। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 गुणा 10⁻27 kg। और इतना ही मास लगभग न्यूट्रॉन का होता है। इतना ही मास लगभग न्यूट्रॉन का होता है। बट न्यूट्रॉन जो है ना, वो प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। अब इतने थोड़े में क्या छोटा क्या भारी, बात समझ है ना। तो इसीलिए ये चीजें जो है ना, केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं और फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रखना इनको। ओके, चलो अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि आवेश के गुण क्या क्या हैं। तो 3 4 5 गुण मैं आपको बताऊंगा आवेश के, उनसे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आवेश है वो अदिश राशि होती है। आवेश कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है, ठीक है ना। आवेश अदिश राशि होती है। तो कभी भी कोई भौतिक राशि अगर अदिश राशि है तो उसको जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने के जो तरीके होते हैं वो सिंपल गणित जैसे होते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स, जो आपने 3री 4थी क्लास में सीखी है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, अगर मैंने आपको पढ़ाने की ठान ली है तो ठान ली है बस। ओके, और हाँ, घर पे ही रहें। अब यहाँ देखो, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आवेशों की योज्यता का नियम, ठीक है ना। योज्यता का नियम क्या? सब मान लो कि कोई वस्तु है और इस पे कुछ आवेश है। एक पे मान लो +Q1 है, फिर -Q2 है, +Q3 है और -Q4 है। मान लो ये आवेश है। अगर आप कुल आवेश निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो? कुल आवेश, ठीक है ना। तो कुल आवेश जानते हो क्या होता है? चिन्ह सहित योग। कभी भी किसी वस्तु पर टोटल आवेश निकालना चाहो, किसी निकाय का कुल आवेश निकालना चाहो, तो सभी आवेशों का जो योग होता है वो चिन्ह सहित योग होता है। ये कहलाता है आवेशों की योज्यता का नियम। ओके, अब इसके बाद जो अपन सेकंड है ना, सेकंड में अपन बात करें तो सेकंड होता है आपका, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण से याद आया, अभी इंडिया में एक वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलित है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हो रहा है इस समय, क्वारंटाइन। समझ गए ना, ये मजाक नहीं है बेटा, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, समझ गए ना। हाँ, हम जब आपको घर बैठे ही इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये उसके जैसा ही है। क्वारंटाइन, क्वांटीकरण एक जैसी चीज है। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकलें, वो भी मास्क लगा के, अपनी सुरक्षा के हिसाब से, ठीक है ना। चलो बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण होता क्या है? इसमें से एक वर्ड अपन अलग कर लेते हैं, क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। क्वांटा शब्द आपको प्रकाशिकी में भी सुनने को मिलेगा, वहां हम फोटोन यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पैकेट्स का मतलब है कोई छोटा सा पार्ट, जो चीज पढ़ रहे हैं ना उसकी सबसे छोटी पैकेट। जैसे यहाँ आवेश पढ़ रहे हैं तो दुनिया का सबसे छोटा आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। दुनिया का सबसे छोटा आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है ना।
तो हाँ, यहाँ अगर अपन बात करें कि भाई आवेश का क्वांटा क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ना वही आवेश का क्वांटा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वांटीकरण की। तो ये क्वांटीकरण क्या है, मान लो हमने यहाँ दो वस्तुएं ले ली, ध्यान से सुनना, यहाँ हमने दो वस्तुएं ले ली, ठीक है ना। अब हम अगर पहली वस्तु से दूसरी वस्तु पे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, इलेक्ट्रॉन, तो मान लो हमने इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है ना। जब हम इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो यहाँ आवेश आ जाएगा +100 E और यहाँ आ जाएगा -100 E। ओके, बात समझे ना। अब आपको नहीं, मैं तो 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अगर आप सोचो कि हम इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालें, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश को सबसे छोटा आवेश माना है तो उसको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है, उसको तोड़ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो ना। तो होता क्या है, जब हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वो पूर्ण संख्या में ही होता है। पूर्ण संख्या का मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, 10 लाख इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। बात समझ रहे हो ना। अब यहां हमने Q = ±Ne ले लिया। क्या ले लिया? Q = ±Ne। अब यहां जो n है ना वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर करें, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q क्या है, आवेश, कुल आवेश। तो यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर वो पूर्ण संख्या में ही निकलेंगे। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब अपने पास दो फॉर्मूले हो गए अभी तक, एक अभी आपने पढ़ा Q = IT, और एक पढ़ लिया आपने Q = NE। न्यूमेरिकल करोगे तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NE यूज करेंगे, ठीक है ना। दो फॉर्मूले हो गए आवेश निकालने के लिए। इतना जल्दी से नोट करें, फिर इसका अपन बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। ओके, अब इसमें बात करते हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आप ऐसे समझो, संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को सेव करना। तो आवेश को हम न तो डिस्ट्रॉय, न तो खत्म कर सकते हैं, न उत्पन्न कर सकते हैं। इसको केवल हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आपने 9th 10th में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, उसमें भी यही है। ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं, न खत्म नष्ट कर सकते हैं, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही ये है, आवेश को हम न खत्म कर सकते हैं, न बना सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। अब देखो एक दो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। आपने केमिस्ट्री में एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ी होगी, NaCl। इसको पानी में डाल दो तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, ठीक है ना। यहां इस पे आवेश कितना है? 0। अभी ये उदासीन अवस्था में है, ठीक है ना। तो आवेश कितना? 0। अब यहां देखो, यहां पे एक प्लस है और यहां एक माइनस है, टोटल आवेश यहां पे भी 0। तो क्या हुआ? क्रिया से, अभिक्रिया से पहले भी आवेश 0 और अभिक्रिया के बाद भी कुल आवेश 0। मतलब क्या हुआ? आवेश संरक्षित है, ठीक है ना। ये थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। ऐसी कई सारी रिएक्शंस हम दे सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है आवेश की निश्चरता का नियम। समझ गए ना। देखो इस प्रॉपर्टी के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये प्रॉपर्टी यहाँ इन्होंने क्यों मेंशन करी है, क्यों बताई गई ये प्रॉपर्टी, वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। आप ऐसे समझो, कोई भी वस्तु है,
इस पे आवेश है 10 कूलम। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। कोई भी वस्तु है उस पे आवेश कितना है? 10 कूलम है। अगर आप इस वस्तु को स्पीड, कई स्पीड से, मान लो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दे दें और इसको दौड़ा दें, तो ये जो 10 कूलम आवेश है ना, इस पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये उस समय भी 10 कूलम आवेश ही रहेगा। मतलब ये हुआ, अगर वस्तु रुकी है तो भी उस पे आवेश कितना है? 10 कूलम। और अगर ये वस्तु भाग रही है तो भी इस पे आवेश कितना है? 10 कूलम। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस वस्तु को इस चाल से भी दौड़ा देंगे ना, तो भी इस 10 कूलम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हुआ क्या? प्रॉपर्टी क्या हुई? प्रॉपर्टी ये हुई, आवेश जो है ना वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु चाहे रुकी हो या गतिमान अवस्था में हो, आवेश परिवर्तित नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था में आवेश बराबर गतिमान अवस्था में आवेश। समझ गए ना? अब ये प्रॉपर्टी यहां क्यों दर्शाई गई है? ये प्रॉपर्टी यहां इसलिए दर्शाई गई है, अगर ये 10 कूलम ना होके 10 केजी होता, मतलब द्रव्यमान होता, ये आवेश है और ये द्रव्यमान है 10 केजी। ये प्रॉपर्टी यहां इसीलिए दर्शाई गई है क्योंकि द्रव्यमान जो है ना वो चाल पे निर्भर करता है। अगर आप किसी वस्तु को बहुत ज्यादा स्पीड दे देंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो सर जी, हमने तो 11वीं में पूरी मैकेनिक्स पढ़ ली, वहां तो द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ। हमारी कार दौड़ गई, हमने गेंद भी फेंकी और हमने साइकिल भी चलाई, हमने प्लेन भी उड़ाया, वहां तो उसका द्रव्यमान बढ़ा नहीं था। वहां उसका द्रव्यमान इसलिए नहीं बढ़ा था क्योंकि उस समय अपने पास जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती है। सोच के देखो, आपकी कार कितनी स्पीड से दौड़ सकती है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 200, चलो 200 मान लेते हैं। 200 किलोमीटर 500, अच्छा चलो 500 मान लो, अरे छोड़ो 1000 मान लो। अगर आपकी कार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली बात इतनी दौड़ेगी नहीं, मान लो आपने दौड़ा दी, आप कोई स्टंटमैन हो बहुत ज्यादा बड़े, ठीक है ना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा ये ले दौड़ा दिया आपने, तो उस स्पीड से द्रव्यमान बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप प्रकाश की जो चाल है उस स्टैंडर्ड की, उस कोटि की अगर आप वस्तु को चाल दे दें तो ये द्रव्यमान बढ़ जाता है। समझ गए ना? सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपकी बातों पे, क्या बात कर रहे हो, द्रव्यमान कभी बढ़ता है क्या? अरे बढ़ता है भाई, ये फॉर्मूला है इसका, m बराबर m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ये फॉर्मूला कहां से आ गया? ये तो मैंने देखा ही नहीं सर। अरे ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है कि द्रव्यमान कैसे बढ़ता है, क्या प्रूफ है आपके पास? तो ये प्रूफ है अपने पास, m बराबर m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ठीक है ना? अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, अब यहां देखो जो v है ना, अगर v बहुत ज्यादा हो, v प्रकाश की चाल के लगभग बराबर हो, तो ये द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ गए ना? ये है इसका प्रूफ। और ये फॉर्मूला आपको कॉलेज में मिलेगा, जब आप बीएससी करोगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होगा, वहां आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो ये गुण थे किसके? आवेश के। ठीक है ना? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे देखो एक और चीज बता रहे हैं आपको, विशिष्ट आवेश। क्या है? विशिष्ट आवेश। ठीक है ना? विशिष्ट आवेश क्या होता है? इसकी परिभाषा ये है, किसी वस्तु का आवेश और उसी वस्तु के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं अपन विशिष्ट आवेश। ठीक है ना? अब हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली, आवेश पढ़ लिया, विशिष्ट आवेश और द्रव्यमान। अब ध्यान से सुनना, अगर हम किसी वस्तु की चाल बढ़ाएं तो आवेश पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, विशिष्ट आवेश घटेगा। क्यों घटेगा? द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी घटेगी, ये राशि घटेगी।
याद रखना, आवेश पे कोई परिवर्तन नहीं, द्रव्यमान बढ़ेगा और विशिष्ट आवेश घटेगा। ठीक है ना। तो ये थे आवेश के गुणधर्म। इसके बाद अपन बात करते हैं कि वस्तुओं को आवेशित कैसे करना है। वस्तुओं को आवेशित कैसे करना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, समझ गए ना। अभी मैं आपको सिखाता हूं कि वस्तुओं को आवेशित कैसे करेंगे, इसको नोट कर लो। कोई भी चीज अगर आपको लगे कि नोट करनी है तो नोट कर लिया करो। ओके, चलते हैं आगे। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि वस्तुओं को आवेशित कैसे करते हैं। ठीक है ना। हमने क्या बताया था कि वस्तुओं को आवेशित करोगे तो किसका रोल होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का नहीं। प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते, प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते, हमें इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। ओके, चलो। अब ये तीन आपके सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम में, मतलब बोर्ड स्टैंडर्ड में है। तीन मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं। आप ऐसे समझो, अगर हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो धनावेशित होती है, और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दें तो वो ऋणावेशित होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो धनावेशित, और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दें तो वो ऋणावेशित होती है। ठीक है ना। अब इससे पहले एक पॉइंट और बताते हैं हम आपको। ये आवेश है प्लस क्यू, ठीक है ना। अगर ये रखा हुआ है रेस्ट पे, कहाँ है ये, रेस्ट पे। रेस्ट पे मतलब V0, V0 मतलब इसकी चाल 0 है। तो ये अपने चारों ओर, जानते हो क्या उत्पन्न करेगा, ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र, ये रटने वाली चीजें हैं, ध्यान रखना इसको। कोई भी प्लस आवेश अगर रुका हुआ है, रखा हुआ है, तो वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और अगर वही आवेश जो है ना नियत वेग से, नियत चाल से या वेग से अगर वो गतिमान है, तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, समझ गए ना। और अगर यही आवेश एक्सेलरेटेड है, मतलब V नॉट इक्वल टू नियत, V नियत नहीं है, V नियत नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी, इसका वेग, इसकी चाल लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। नहीं समझे। अगर आवेश रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र, और गतिमान चाल से चल रहा है, सॉरी नियत चाल से चल रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और अगर वो ऐसी चाल से चल रहा है जो उसकी चाल लगातार बढ़ती जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें तीनों उत्पन्न करता है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब अपन टॉपिक पे वापस आते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। पहला पॉइंट क्या आपका, घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब आपने देखा होगा बच्चे जादू करते हैं क्लास में, तीसरी क्लास के, एक जो आपकी स्केल होती है ना, उसको सिर में रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते हैं, वो यही होता है, घर्षण द्वारा आवेशन ही होता है। आपने देखा होगा तीसरी चौथी क्लास में। होता क्या है, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं ना, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। फिर से सुनना, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
वो धनावेशित, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो सर कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहां पहुंचेंगे, तो एक शब्द आता है, उसको अपन 13 के चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, कार्यफलन। जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जिस वस्तु का कार्यफलन ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। अभी इस शब्द पे मत जाओ, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाओगे, अपन टॉपिक पे बात चलते हैं। ठीक है ना। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, फर्स्ट पॉइंट में एक सावधानी भी रखनी है, अगर जिन वस्तुओं को आप रगड़ रहे हो ना वो कुचालक वस्तुएं होनी चाहिए। कैसी वस्तुएं होनी चाहिए? कुचालक। कुचालक का मतलब होता है उनमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर आप चालक वस्तुओं को हाथ में पकड़ के रगड़ोगे ना तो चालक वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, वो गति करके आपकी बॉडी से पास आउट होकर फिर से वापस आ जाएंगे और वस्तुएं फिर से उदासीन हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि चालक वस्तुओं को रगड़ के आपको आवेशित करना है तो इसमें लकड़ी के हत्थे लगा लो, उनको पकड़ के रगड़ो। बात समझ गए ना। हाँ, और अगर कुचालक वस्तुएं हैं तो आप आराम से पकड़ के उनको आवेशित कर सकते हो। फिर सेकंड है आपका चालन द्वारा आवेशन। चालन में एक पहले से एक कंडीशन है कि एक वस्तु पहले से ही आवेशित होनी चाहिए और एक वस्तु उदासीन होनी चाहिए। तो अब हम आवेशित वस्तु की सहायता से उदासीन वस्तु को हम आवेशित करने वाले हैं। और इस सिचुएशन में दोनों वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? चालक होनी चाहिए। दोनों वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? चालक होनी चाहिए। ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। देखो कैसे, मान लो कि एक चालक गोला है A और ये एक चालक गोला है B, ठीक है ना। फिलहाल ये जो है ना ये आवेशित है, इस पे हमने प्लस आवेश दे दिया, ठीक है ना। ये उदासीन है। अब इसकी सहायता से इसको हमें आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को टच करा दिया। सही से टच कराना, ठीक है ना। हाँ, एकदम ढंग से टच होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉनों के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ देखो टच करा दिया। अब आप कहोगे सर टच कराने से बड़े हो गए क्या? बड़े नहीं हो गए, वो ऐसे बन गए, साइज थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखो जैसे ही इनको टच कराया, इसी विधि को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। जैसे आप टच कराओगे तो अगर आपको मैं डिटेल में समझाऊं ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप समझ पाओ तो। ध्यान सुनना, एक शब्द आप पढ़ोगे तीसरे चैप्टर में, विभव। क्या पढ़ने वाले हो? विभव। ये एक ऐसा शब्द है जो आवेशों के प्रवाहित होने की मतलब दिशा बताता है, या ऐसे कह लो कि प्लस आवेश किधर प्रवाहित होंगे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और माइनस वाले आवेश, ऋणात्मक आवेश किधर प्रवाहित होंगे? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, उदासीन वस्तु का विभव होता है 0 और धनात्मक वस्तु का विभव पॉजिटिव होगा। तो धनात्मक वस्तु ज्यादा, धनात्मक चीज ज्यादा होती है या 0? ये ज्यादा होगी और ये कम होगी, तो ये धनात्मक आवेश इस वस्तु पे ट्रांसफर होगा। तो जैसे आप इसको टच कराओगे तो आवेश ट्रांसफर होंगे, और कब तक होंगे? जब तक कि दोनों वस्तु का विभव बराबर ना हो जाए। तो जैसे ही इस पे हमने देखो गिनती के 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस लगाए। 8 इसलिए लगाए ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकें। जैसे आप इसको टच कराओगे 4 4 बट जाएंगे। जैसे 4 4 बटेंगे ना तो दोनों का विभव समान हो जाएगा और आवेश का प्रवाह होना रुक जाएगा। फिर हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करोगे तो क्या होगा? दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। अब आपने इसमें सीखा क्या? देखो सिखाते हैं हम आपको। 8 आवेश थे, 4 इस पे रह गए, 4 उस पे चले गए। तो ये पॉइंट न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो वस्तुओं को अपन टच कराएं
और टच कराने के बाद हटा लें तो दोनों वस्तुओं पे बराबर और समान प्रकृति का आवेश होता है। ध्यान रखना इस चीज का। अगर एक वस्तु उदासीन है और एक वस्तु आवेशित है तो दोनों को टच कराने के बाद दोनों पे आधा आधा आवेश बट जाता है। समझ गए ना? तो ये थी आपकी चालन द्वारा आवेशन। फिर अपन बात करेंगे तीसरे में प्रेरण द्वारा आवेशन। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको नोट करना चाहो कर सकते हो। मैं इसको मिटा के आपको थर्ड पॉइंट समझाता हूं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है समझो ध्यान से। थर्ड पॉइंट में अपन बात करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है समझो। प्रेरण शब्द आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा प्रेरणा, सुना है ना? प्रेरणा का मतलब होता है कि किसी दूसरे को अपन देख देख के उससे सीख लेते हैं। कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो हमें भी लगता है कि भाई हम उसको देख देख के सीखें, हम भी कुछ अच्छा काम करें। यहां हम क्या करेंगे, एक वस्तु आवेशित होगी और एक वस्तु उदासीन होगी। उदासीन वस्तु आवेशित वस्तु को देख के ही आवेशित हो जाएगी। ये क्या बात कर रहे हैं सर, टच नहीं कराना? अब की बार टच नहीं कराना है, देख के ही वो अपने आप आवेशित हो जाएगी। देखो कैसे जादू दिखाते हैं हम आपको। अब ऐसे समझो, ये कोई हमने आवेशित वस्तु ले ली, ध्यान से सुनना, आवेशित वस्तु ले ली और ये है उदासीन वस्तु, ठीक है ना? अभी इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन हाँ, ये वाली वस्तु कैसी होनी चाहिए? ये वाली वस्तु होनी चाहिए चालक। ये वाली वस्तु कैसी होनी चाहिए? चालक। ओके, अब इनको पास पास ले आओ। टच मत कराना, टच मत कराना, पहली बार ही है, एक पहली बार में टच कर लोगे क्या? अब यहां देखो, थोड़ा इसको दूर रखो, प्लस 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 प्लस। अब यहां देखो, ये प्लस 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 है ना, ये उदासीन वस्तु है, तो क्या होगा? प्लस आवेश किसको अट्रैक्ट करता है? माइनस को। तो ये उदासीन वस्तु में से माइनस वाले आवेश इधर आकर्षित होंगे और प्लस वाले प्रतिकर्षित होंगे। नहीं समझे क्या हुआ? ये आवेशित वस्तु है, ये उदासीन थी। आवेशित वस्तु ने क्या किया? अपनी ओर माइनस आकर्षित करे और प्लस को प्रतिकर्षित करा। प्लस प्लस में दुश्मनी बताई थी ना, और प्लस माइनस में प्यार बताया था, तो ये अपने प्यार को आकर्षित कर रहा है। अब यहां देखो, ये जो वस्तु उदासीन है ना, इसको हमने टच करा दिया कहां पे? तो ये जो प्लस की वस्तु है ना, ये प्लस की वस्तु जो है ना, उदासीन वस्तु में से माइनस को आकर्षित करेगी और प्लस को प्रतिकर्षित करेगी। फिर होगा क्या? जैसे हम इसको अर्थिंग करेंगे, अर्थ में जोड़ देंगे, तो अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर पहुंचेंगे, ऐसा कह दो, या ये प्लस अर्थ में आ जाएगा, ऐसा कह दो। तो ये वाला जो फिगर है वो कुछ ऐसा दिख जाएगा थोड़ी देर बाद। ध्यान से सुनना, प्लस 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 प्लस, और ये प्लस चला गया अर्थ में, तो इस किनारे पे केवल क्या रह जाएगा? माइनस रह जाएगा। फिर क्या करोगे? इस प्लस की वस्तु को हटा दो तो केवल ये वस्तु रह जाएगी और माइनस जो है ना पूरी वस्तु पर फैल जाएगा। अब देखो, यहाँ ये वस्तु उदासीन थी और ये वस्तु ऋणावेशित हो गई। क्या हमने इसको टच करा? नहीं करा, फिर भी ये आवेशित हो गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।